मेरी अम्मी की पूरी साइड कैंपिंग की बड़ी शौकीन थी। हर साल मेरी टीनेज लाइफ से लेकर अर्ली 20s तक हम सब मिलकर ग्रुप कैंपिंग पर जाते थे। कुछ लोग हार्डकोर बैकपैकर्स थे और कुछ सिर्फ कैंप फायर और वाइब्स के लिए आते थे। मैं शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे जंगल बहुत पसंद है। मेरी फैमिली अक्सर स्कूल जाती थी मेरी फैमिली अक्सर भूल जाती थी कि मैं एक्चुअली जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग रख चुका हूँ। फर्स्ट एड और सीपीआर तक सर्टिफाइड हूँ। फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मैं शहर से बाहर सरवाइव ही नहीं कर सकता। ये ट्रिप आखिरी दफ़ा थी जब हम सब ने मिलकर कैंपिंग की। कैंप साइट का लेआउट बहुत अजीब था, बिल्कुल वैन डायग्राम जैसा। एक साइड फायर पिट और टेबल्स थे, दूसरी साइड टेंट्स का एरिया जो क्लीयरिंग के किनारे जंगल के बिल्कुल करीब लगाए गए थे। मैं अपनी कज़न लीजा के साथ टेंट शेयर कर रहा था, हालांकि मैं अकेला रहना चाह रहा था। उसने सेफ्टी के बहाने मुझे इंसिस्ट किया। दूसरे दिन मेरे कज़न काइल और उसकी वाइफ एशले आए और उन्होंने अपना टेंट मेरे करीब लगाया। मैंने नैप लेने का फैसला किया जबकि बाकी लोग फायर कर रहे थे। आधी नींद में मुझे अजीब क्रिकलिंग जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ना ये कंसिस्टेंट थी, ना ही नॉर्मल एनिमल साउंड जैसी। काइल, बंद करो, मैंने चीख कर कहा। वो हंसकर बोला, स्क्वेरल होगा या लिटिल डक। मैं वापस सो गया। रात को हमने अपनी पुरानी रस्म फॉलो की। अंधेरे में हाइड एंड सीक। रूल्स स्ट्रिक्ट थे, फ्लैशलाइट, फोन और बाउंड्रीज। जब हम पार्किंग लॉट के पास एक बाउल्डर के पीछे छुपे, अचानक मेरी कज़न ने चीख मारी। ये नॉर्मल स्क्रीम नहीं थी, ये खतरे वाली स्क्रीम थी। सब अडल्ट्स फौरन उस तरफ भागे। मेरी कज़न्स जंगल से भागती हुई निकली, कांपती हुई, रोती हुई। फुटस्टेप्स थे, उनमें से एक बोली, बहुत भारी, इंसान जैसी नहीं, लेकिन बेयर भी नहीं। अडल्ट्स ने उसे वाइल्ड फायर कहकर इग्नोर कर दिया। 2:30 का वक्त हो चुका था। हम सब सोने की तैयारी में लगे हुए थे। मेरी आंख 4:30 खुली। मेरी आंख एक विस्पर से खुली। ये क्या है? ये टेंट्स के बीच घूम रहा है। फुट स्टेप्स गलत थे। डियर के लिए ज़्यादा भारी, बेयर के लिए ज़्यादा हल्के। और फिर स्निफिंग बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। काइल ने बहुत सख्त आवाज़ में कहा, हिलो मत। स्मेल बहुत गंदी थी, सड़ी हुई, जानवरों जैसी, लेकिन अननेचुरल। स्निफिंग एक टेंट से दूसरे टेंट तक जा रही थी। जब वो एशले के टेंट तक पहुंची, उसकी चीख निकल गई। सारे वहां पहुंचे और हमने उस चीज़ को वहां से भागते हुए देखा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, फिर वो वापस आ गए। इस दफ़ा नोकीली क्लॉज मेरे सर के पास टेंट के कपड़े को चीर कर निकली। खरोचों की आवाज़ें, तेज, खतरनाक। लिजा चीखी, उठो, अभी उठो। वो चीज़ टेंट पर पंजों से मार रही थी। फिर माइकी के टेंट पर सारे बड़े दूर खड़े थे। बाहर मत आना, अंकल डेविड ने बोला। ये तुम्हारे टेंट के गिर्द घूम रही है। मुझे डर लगने लगा कि कोई इसका नाम तक नहीं ले रहा। रकून, बियर या वुल्फ, कुछ भी क्लियर नहीं था। सुबह हाइकर्स गुजरे और रुक गए। क्या सब ठीक है? रेंजर को बुला दें? काइल हंस कर बोला, बस भूखा एनिमल होगा। फिर काइल ने पत्थर और पाइन कोन्स
फेंकना शुरू किए। जब वो चीज़ लगी, उसकी चीख, मैंने ऐसी आवाज़ कभी किसी जानवर की नहीं सुनी। जब हम टेंट से निकले, हर जगह कीचड़ के क्लॉ मार्क्स थे। बर्ड और रकून के बीच का कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े। ये क्या था? हमने पूछा। अब्बू ने सिर्फ इतना कहा, इसे छोड़ दो। आज तक कोई इस वाक़ये के बारे में बात नहीं करता। हमने कभी फिर ग्रुप कैंपिंग नहीं की। अब सब सिर्फ पॉपुलर जगहों पर जाते हैं। और मैं कभी जंगल में अकेला नहीं गया। कैंपिंग करनी हो तो रोड के करीब टेंट लगाता हूँ। सालों बाद भी मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, और जो लोग देख चुके हैं वो बताना नहीं चाहते।